नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और इस वक्त की बड़ी खबर करौली से। करौली में डांग क्षेत्र में नैनियाकी बांध क्षतिग्रस्त हुआ है। बांध क्षतिग्रस्त होने से तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। पानी बहाव मार्ग में फसल खराबी की आशंका है। ज्यादा मात्रा में पानी बहने से मार्ग के निकट भी टूटने की आशंका है। दौलतपुरा ग्राम पंचायत में नैनियाकी बांध है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। तो ये करौली की तस्वीरें हैं। इस समय अतिवृष्टि की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं और जो डांग क्षेत्र का नैनियाकी बांध है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। अगर बांध डैमेज होता है और ज्यादा इसमें क्षति होती है तो फिर ज्यादा पानी आबादी क्षेत्र में आने की आशंका है। धर्मेंद्र करौली से हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या अपडेट नैनियाकी बांध को लेकर? जी आसिफ, मैं बताना चाहूंगा सपोटा खेत की दौलतपुरा ग्राम पंचायत का खेत है, जहां नैनियाकी ग्राम पंचायत गांव में ये एनीकट जो बांध बना हुआ है, ये तालाबनुमा बांध है। हालांकि इसमें अभी ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं है और पानी जो निकल के आसपास के खेत और जो एरिया है उसमें भर चुका है। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में यहाँ से पानी निकलता है तो फिर इसके गाँव में और अंदर सड़कों पर जाने की संभावना है, जिससे नुकसान हो सकता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सतर्क हो गए और जो जल संसाधन के विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और मरम्मत के प्रयास किए जा रहे हैं। जी आसिफ। धर्मेंद्र, चूंकि क्षतिग्रस्त हुआ है ये बांध और पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, आबादी क्षेत्र को भी इससे जो है वो खतरा हो सकता है। ऐसे में प्रयास जो है वो युद्ध स्तर पर किए जाने की जरूरत है। क्या उसी स्तर पर ये कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जल संसाधन विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और जो भी जहां जहां मरम्मत की आवश्यकता है उसको किया जा रहा है। साथ ही जो पानी है उसकी निकासी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और उदयपुर में बरसात का कहर। अमर जोक नदी उफान पर ताज अरावली रिसोर्ट का रास्ता बंद हुआ। पुलिया से होकर पानी गुजर रहा है। पुलिया पर लोहे का बड़ा केबिन भी पानी में बहा। अमर जोक नदी का पानी मिल रहा है सिसारमा नदी में। पिछोला झील तक सिसारमा नदी का पानी पहुंच रहा है। तो ताज अरावली रिसोर्ट का रास्ता बंद हो गया है ज्यादा पानी की वजह से, क्योंकि अमर जोग जो नदी है वो उफान पर बह रही है। कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या ताजा स्थिति अमरजोक नदी की? पानी का बहाव उसी रफ्तार से बह रहा है या कम हुआ है? देखिए, कल रात से लगातार बारिश चल रही है और कैचमेंट एरिया जो उदयपुर के आसपास का है वहां पर काफी ज्यादा बारिश हुई है और पहाड़ों से जो पानी निकला है वो काफी तेज बहाव के साथ नदियों में बहता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। अमरजोक नदी की अगर बात करेंगे तो बहाव वैसा ही बना हुआ है। सिसारमा नदी जो कल तक महज 3 फीट चल रही थी, आज अमरजोक नदी का बहाव जैसे ही तेज हुआ, सिसारमा नदी का बहाव भी तकरीबन 12 फीट के आसपास चला गया। और आप देखिए कि ये जो पुलिया के ऊपर से जो पानी गुजरता हुआ देख पा रहे हैं, ये पानी, ये जो पुलिया है ये ताज अरावली रिसोर्ट को मुख्य सड़क से जोड़ती है और उस जगह पर पुलिया के ऊपर से पानी जाने से रिसोर्ट का रास्ता बंद हो गया। दूसरा, सड़क के किनारे एक केबिन रखा हुआ था, बड़ा लोहे का केबिन रखा हुआ था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो केबिन भी पानी के बहाव के साथ में नदी में बह चुका है। दूसरी ओर अब वहां पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि कोई भी रिस्क लेकर नदी पार करने की कोशिश ना करे, पुलिया पार करने की कोशिश ना करे, ये ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी भी पानी का बहाव बहुत तेज है और अब पानी काफी भारी मात्रा में पिछोला झील तक पहुंच रहा है और पिछोला झील पहले से ओवरफ्लो है। तो ऐसे में जो ओवरफ्लो की जो रफ्तार है पिछोला झील की वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। जी आसिफ। कपिल, लोग एहतियात बरत रहे हैं पुलिया को लेकर? देखिए, बहाव इतना तेज है कि अगर हम इस बहाव को देखें तो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता कि इसे पार करे। लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, कुछ लोग जानबूझकर खतरा मोल लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। जिन जिन भी पुलियाओं के ऊपर से पानी जा रहा है वहां पर या तो ग्रामीण सतर्कता बरत रहे हैं या फिर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। उन्हें जो ग्रामीण दूसरे जो कि पुलिया पार करने की कोशिश करते हैं उन्हें रोकने के लिए जो है वो पुलिस के जवान तैनात है या फिर गांव के जो मोहतबरीर लोग हैं वो आसपास में जहां पर भी पुलिया से पानी गुजर रहा है वहां पर मौजूद है। आसिफ। कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और अब आपको चंबल का रौद्र रूप दिखाते हैं। 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें जहां पर चंबल नदी पूरे उफान पर है। कोटा, धौलपुर और करौली में पानी का बहाव बेहद तेज। पहली तस्वीर कोटा की, जहां पर बैराज के गेट खोले गए हैं ताकि पानी को आगे भेजा जा सके। धौलपुर की तस्वीरें, चंबल की और तीसरी करौली की। सभी जगह रेस्क्यू टीम मौजूद है। किसी भी तरीके की अनहोनी या हादसे को रोकने के लिए आसपास बसे लोगों को एहतियातन सूचना दी गई है ताकि वो किसी तरीके से पुलिया पार ना करें। वाहन चालकों को रोका जा रहा है ताकि आगे ना बढ़े। इस समय पानी अपने पूरे उफान पर है। ये 3 तस्वीरें चंबल की। और कोटा में बांध ओवरफ्लो हो चुका है। मध्य प्रदेश में भारी बरसात से बांध ओवरफ्लो हुआ है। चंबल के सभी बांध ओवरफ्लो हैं। कोटा बैराज के 14 गेट अब तक खोल दिए गए हैं। 4,04,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। एहतियात के तौर पर चंबल की नई पुलिया को बंद भी कर दिया गया है। 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना पानी छोड़ने के बाद भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है और जो नया पुलिया क्रॉस करने के लिए बनाया गया था उसे भी फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस पुलिया के जो पिलर हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में कोई हादसा ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसलिए उस पुलिया को भी बंद कर दिया गया है। और ये बांध के ओवरफ्लो होने की तस्वीरें। इसके बाद गेट खोले गए, पानी को छोड़ा गया। चंबल नदी की ये तस्वीरें हैं। जिस बांध से शहर के दोनों तरफ आना जाना होता था उस पुलिया को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में वो पुलिया आप देख सकते हैं। दोनों तरफ बसे हुए एक ही शहर के लोगों का अप डाउन इस पुलिया के जरिए होता था। फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही बरसात का असर जिले के सबसे बड़े माही बांध पर पड़ा है। माही डैम के मुख्य अभियंता रेगर ने बताया कि माही डैम का जल स्तर 280.65 मीटर पहुंच गया है, जबकि डैम की भराव क्षमता 281.50 मीटर है। लगातार हो रही बरसात के कारण मंगलवार सुबह डैम के सभी 16 गेट आधा मीटर खोल दिए गए हैं। इन गेट से इस समय करीब 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 77 टीएमसी क्षमता वाले बांध में 72.48 मीटर पानी आ चुका है। बरसात और भी ज्यादा तेज हुई तो निश्चित रूप से गेट की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी। इस सीजन में यह पहला मौका है जब सभी 16 गेट खोले गए। और भीलवाड़ा में नदियां उफान पर। बनास बेड़च ने कई मुख्य मार्ग रोक दिए हैं। बनास नदी के पुल पर 8 फीट पानी चल रहा है। बेड़च नदी का पुलिया पर 13 फीट का बहाव है। कोटड़ी सहित 36 गांवों का आपस में संपर्क कट चुका है। कोटड़ी, बेगू, सिंगोली, काछोला, कंकरोलिया घाटी, पारोली से संपर्क कट गया। बनास ककरोलिया घाटी के पास खतरे के निशान के ऊपर नदी बह रही है। और झालावाड़ जिले सहित मध्य प्रदेश में भारी बरसात का असर। काली सिंध डैम के 26 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। 5,99,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। डैम के गेट खुलने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। खंडिया तालाब ओवरफ्लो होने से झालावाड़ झालरापाटन रोड पर भी पानी आ गया। झालावाड़ बरसात के चलते कच्चे मकान भी ढहे। हादसे में 5 लोगों को चोटें आई। घायलों को डग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डग कस्बे के पठारी मोहल्ले की यह घटना है।
शहीद की शहादत को सलाम। शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह पहुंची कुहाड़वास गांव। तिरंगा रैली में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। जगह जगह पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा की जा रही है। युवा 15 किलोमीटर की तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। बुहाना से जैतपुर तक की रैली निकाली जा रही है। तो झुंझुनू में शहीद की सतपाल सिंह की पार्थिव देह कुहाड़वास पहुंच चुकी है और शहादत को प्रणाम करने के लिए तिरंगा रैली निकाली जा रही है और 15 किलोमीटर तक ये तिरंगा रैली निकाली जाएगी। अंतिम सफर पर शहीद सतपाल सिंह शहीद का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। फिलहाल पार्थिव देह बुहाना से रवाना हो चुकी है। तिरंगा रैली के साथ जैतपुर के लिए रवाना हुई है और बताया यह जा रहा है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग इस तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं जो शहीद की पार्थिव देह के पीछे पीछे चल रहे हैं। कृष्ण सिंह झुंझुनू संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कृष्ण, पार्थिव देह फिलहाल कहां तक पहुंची और किस तरीके के इंतजाम तिरंगा रैली को लेकर किए गए हैं? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि अभी पार्थिव देह है वो कुहाड़वास गांव पहुंची है और जगह जगह ग्रामीणों द्वारा शहीद की जो तिरंगा रैली है उसके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। साथ में जो रास्ते में हम देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी हाथों में तिरंगा लेकर और जो जिस वाहन में शहीद की पार्थिव देह रखी हुई है उसके आगे आकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नम आंखों से शहीद सतपाल सिंह को है वो विदा कर रही है। और ये काफिला है करीब 2 किलोमीटर लंबा है और ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करके जैतपुर गांव पहुंचेगा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जी कृष्ण, क्या समय तय किया गया है अंतिम विदाई के लिए? चूंकि इस समय तिरंगा रैली निकल रही है, जो पार्थिव देह है उसके पीछे पीछे जो है 15 किलोमीटर दूर तक ये तिरंगा रैली जाएगी। आसपास के गांव के सभी लोग शहादत को नमन करने के लिए इस तिरंगा रैली का हिस्सा बने हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे जो है इसमें शामिल हो रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि जो बुहाना इलाका है उसके तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो इस समय मौजूद हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस रैली के साथ साथ चल रहे हैं। साथ ही पुलिस लेकर इंतजाम किए गए हैं और ये जो तिरंगा रैली है ये करीब 2 किलोमीटर लंबी है। तो जगह जगह पुलिस की ओर से जो ट्रैफिक सुचारू करवाने को लेकर जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करूं तो सूरजगढ़ विधायक हैं वो भी पहुंचे हैं और जो बुहाना इलाके के जो तमाम जो सरपंचगण हैं वो भी इस लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए तिरंगा रैली में पहुंचे हैं। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तस्वीरें झुंझुनू से, जहां पर बुहाना से तिरंगा रैली रवाना हो चुकी है। शहीद की पार्थिव देह के पीछे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के गांव के तमाम लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए हजारों की तादाद में इस रैली का हिस्सा बने हैं। तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बड़े अधिकारी इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। छात्र संघ चुनाव 2022 नामांकन की जांच और नाम वापसी का आज दिन है। 11 बजे से 2 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी। नाम वापसी के बाद सूची जारी होगी। शाम 5 बजे तक अंतिम प्रत्याशी सूची जारी की जाएगी। यानी कि आज अंतिम दिन नाम वापस लेने का। जैसे नाम वापस ले लिया जाएगा उसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी उन लोगों की जो चुनाव मैदान में टिके रहेंगे और इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। आज 23 अगस्त यानी कि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख। शाम 5 बजे तक सूची जारी हो जाएगी। जो लोग मैदान में टिके रहेंगे, जो लोग चुनाव के अंदर बने रहेंगे। तो फिलहाल आज नजर इस बात पर कि कौन कौन से प्रत्याशी अपना नाम वापस लेते हैं। 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव
हो रहा है और इसके चलते अलग अलग कॉलेजेस के अंदर चुनाव की गहमा गहमी की तस्वीरें। तो आज नामांकन की जांच की जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो नामांकन भरा गया है वो तमाम पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है या नहीं। और उसके बाद नाम वापसी के लिए भी आज आखिरी दिन है और शाम तक ये सूची जारी कर दी जाएगी जो लोग चुनाव मैदान में बने हुए उनके नामों की। तो नामांकन की जांच और नाम वापसी का आज आखिरी दिन। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू। 23 अगस्त को नामांकन वापस लेने की तारीख तय की गई थी, जो कि आज है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, आज नामांकन की जांच भी होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख भी है। क्या कुछ रहने वाला है इसमें? क्या इस बात की संभावना है कि कुछ प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं या नामांकन अगर सही नहीं पाए जाते तो वो खारिज किए जा सकते हैं? लवली। बिल्कुल, देखिए आपने जैसा कि जिक्र किया, बिल्कुल ठीक ऐसी ही संभावना अभी बनी हुई है। अभी स्क्रूटनी और जांच की जो आज का जो समय है वो इस वक्त चल रहा है, आज सुबह की शुरुआत के साथ ही। और ये जो है दोपहर तक ये पूरी जांच की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। उसके बाद एक सूची जो है वो 2 बजे जारी की जाएगी। 2 बजे तक जो नामांकन वापस ले लेंगे, उसके बाद में एक अंतिम सूची शाम को 5 बजे जारी की जाएगी, जिसमें बताया जा सकेगा कि आखिरकार अब कितने प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं उस चुनाव की समर के मैदान में, जिस चुनावी समर का पिछले 3 सालों से कोरोना के काल में छात्र संघ चुनाव का इंतजार था। तो अभी जो अध्यक्ष पद पर जो दावेदार है, महासचिव, संयुक्त सचिव के पद पर जो दावेदार है, वो एक दूसरे से मान मनोबल की कोशिश कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। और समर्थन के साथ साथ ही ये माना जा सकता है कि दोपहर बाद तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कैंपस के इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर कौन कौन प्रत्याशी मैदान में रहेगा। और मैदान में रहने के साथ ही जो वर्चस्व की लड़ाई है एबीवीपी और एनएसयूआई की, उस वर्चस्व की लड़ाई में क्या कौन जीतता है, कौन विजय पाता है, विजय वह कौन होता है, ये इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल तमाम मान मनोबल के दौर के साथ में ये जारी है। स्क्रूटनी और जांच की जो प्रक्रिया वो अभी जारी है और यूनिवर्सिटी के अंदर अतिरिक्त सख्ती भी आज की जा रही है, क्योंकि कल जिस तरह की घटना हुई उसके बाद में लाठीचार्ज करना पड़ा और हालात जो थे वो बेकाबू हो गए थे, तनावपूर्ण हो गए थे। तो आज तनावपूर्ण शांति के बीच में, पुलिस के अतिरिक्त जाब्ते के बीच में स्क्रूटनी, जांच और तमाम प्रक्रियाएं जो है वो यूनिवर्सिटी में इस वक्त संपन्न कराई जा रही है। जी लवली, जो लोग मैदान में टिके रहेंगे शाम तक उन नामों की सूची भी जारी कर दी जाएगी और लगभग जो तमाम बड़े नाम हैं जो लगातार चुनाव के अंदर जो है वो सुर्खियों में बने हुए थे, उनके टिके रहने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जो बड़े नाम हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह की जो आजमाइश कर रहे हैं कि वो उनके नाम जो है वो चर्चाओं में आ रहे हैं। और चर्चाओं में नाम तभी रखे जा सकते हैं जब वो मैदान के अंदर डटे रहे। अब वो इस बात पर वो कितना कायम हो पाते हैं, कितना उनकी जुबान में दम देखने को मिलता है, ये शाम तक स्पष्ट हो पाएगा। मगर एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों की नींद जो है वो निर्दलीयों ने उड़ा रखी है, बागियों ने उड़ा रखी है। एनएसयूआई के सामने बागी बहुत सारे हैं, क्योंकि टिकट मांगने वालों की एक लंबी लाइन थी अध्यक्ष पद के लिए, और कई ऐसे पद हैं जिसके लिए दोनों ही दलों को प्रत्याशी भी नहीं मिले। तो ऐसे में शाम तक का समय जो है वो आज का समय मुकर्रर है और केवल अब ये कह सकते हैं कि जो कत्ल का समय कहते हैं, जो कत्ल की रात थी कल की, और अब कत्ल का जो दिन है वो चल रहा है। शाम तक स्पष्ट हो पाएगा। मान मनोबल का दौर जो है वो अंतिम दौर में चल रहा है। शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग मैदान में रहते हैं, कौन चुनाव लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा। ये तमाम प्रक्रियाएं जो है वो आज पूरी हो जाएगी और 26 तारीख को, आज के बाद अब 26 तारीख को जो है मतदान का जो दिन होगा बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं और 27 तारीख को मतगणना का जो दौर है वो चलेगा। जय आसिफ। लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा के खतौली क्षेत्र के जटवाड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में बने घर के सामने की जमीन अचानक धंस गई। जमीन धंसने से मकान के आगे इतना गहरा गड्ढा हो गया जैसे कि पाताल जाने का रास्ता बन गया हो। सूचना मिलते ही थानाधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पीड़ित गोवर्ली लाल गुर्जर को फिलहाल रेस्क्यू कर वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।
तो ये तस्वीरें कोटा से, जहां पर लगातार बरसात हो रही है, और वहीं पर एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर घर के आगे एक बड़ा गड्ढा बन गया है। और गिरफ्त में घूसखोर, रतनगढ़ में हेड कांस्टेबल ट्रैप हुआ है। चूरू के रतनगढ़ थाने का हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते चूरू एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया। रतनगढ़ पुलिस चौकी बिरमसर में कार्यरत है हेड कांस्टेबल धनपत सिंह 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और इसके बदले में चालान पेश करने के बदले में ये घूस मांगी गई थी। एक हेड कांस्टेबल 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रतनगढ़ पुलिस चौकी बिरमसर में यह हेड कांस्टेबल तैनात है। धनपत सिंह इसका नाम है। टोटल 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। और मनोज शर्मा चूरू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट धनपत सिंह के रिश्वत मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जो एसीबी चूरू की टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जो डीएसपी शब्बीर खां है उनके अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। जो परिवादी है उस परिवादी से जो हेड कांस्टेबल है धनपत सिंह, इनके द्वारा रिश्वत मांगी गई थी चालान पेश करने की एवज में, और जो आरोपीगण हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर जो परिवादी है उसके द्वारा एसीबी में शिकायत की गई। एसीबी के द्वारा इसका सत्यापन किया गया और उसके बाद आज ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है, जहां हेड कांस्टेबल धनपत सिंह राजपूत है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी हेड कांस्टेबल है उसने परिवादी से रिश्वत के रूप में 13,000 रुपए लिए थे, जिसमें से 5,000 रुपए उसने खुद बतौर रिश्वत अपने पास रख लिए और बाकी के जो 8,000 रुपए है वो वापस परिवादी को लौटा दिए। इस तरह जो एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ हेड कांस्टेबल धनपत सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो इसके आवास और कार्यालय वगैरह है वहां पे भी तलाशी की कार्रवाई है वो चल रही है। जी मनोज, आमतौर पर जब एसीबी रिश्वत की कार्रवाई करती है तो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है कि जो रिश्वतखोर है वो रिश्वत की ली हुई राशि वापस लौटा रहा है। 13,000 मांगे, 5,000 रख रहा है, परिवादी को वापस लौटा रहा है। इसके पीछे वजह खासतौर पर इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है। हालांकि जो रिश्वत की राशि है वो 15,000 रुपए मांगी गई थी। 13,000 रुपए जो एसीबी की टीम के द्वारा है वो ट्रैप करने के लिए दिए गए थे, जिसमें से 5,000 रुपए उसने बतौर रिश्वत राशि अपने पास रखी और बाकी 8,000 रुपए वापस परिवादी को दी। हो सकता है कि जो किसी का हिस्सा है वो इसके अंदर हो या इस तरह की बात भी जांच के अंदर सामने आ सकती है। मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नागौर में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। देव फांटा के पास यह हादसा हुआ। लोडिंग टेम्पो ने टक्कर मारी। ताउसर निवासी राजेंद्र और चेनार निवासी मूलचंद की मौत हो गई। पांचोड़ी थाना पुलिस मौके पर जा पहुंची। पैदल रामदेवरा जा रहे थे श्रद्धालु। इसी दौरान नागौर के देव फांटा के पास यह हादसा हुआ है। तो नागौर में सड़क हादसा हुआ, 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है देव फांटा के पास यह हादसा हुआ। एक लोडिंग टेम्पो वहां से गुजर रहा था और उसी ने ये टक्कर मारी। ताउसर निवासी राजेंद्र और चेनार निवासी मूलचंद के तौर पर इन दोनों श्रद्धालुओं की शिनाख्त की गई है। दोनों श्रद्धालु सड़क से जा रहे थे। लोडिंग टेम्पो था बताया जा रहा है और इस लोडिंग टेम्पो ने इन दोनों श्रद्धालुओं को टक्कर मारी, जिसके चलते इनकी मौत हो गई। ये दोनों श्रद्धालु रामदेवरा जा रहे थे। महेंद्र बिश्नोई नागौर से हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, जो लोडिंग टेम्पो चालक था जिसने टक्कर मारी है उसके बारे में क्या जानकारी, क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाई? देखिए आसिफ, टक्कर मारने वाले लोडिंग टेम्पो को लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है और फिलहाल पुलिस ने पांचोड़ी का जो राजकीय अस्पताल है वहां दोनों मृतकों के शव रखवाए हैं। दोनों मृतक नागौर जिले के ही निवासी है। एक मृतक ताउसर निवासी है और दूसरा चेनार गांव का निवासी
तो मृतक के परिजन भी वहां पहुंचे हैं और फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम सहित आगामी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। साथ ही जो लोडिंग टेम्पो है उसको लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पांचवड़ी के जो एसएचओ और पुलिस की टीम है वो मौके पर मौजूद है और ये जो श्रद्धालु है ये रामदेवरा की तरफ जा रहे थे, नागौर से रवाना हुए थे। इस दौरान देव फांटा के बाद ये दुर्घटना हो गई। जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दौसा जिले के अमराबाद गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के द्वारा एक मकान पर बुलडोजर चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को इस मामले में भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर और ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और रेस्ट एरिया में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन, कंपनी और एनएचएआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश के लिए वार्ता की। इस दौरान बिना मुआवजा दिए और बिना प्रशासन की मौजूदगी में मकान पर बुलडोजर चलाने के मामले में बहस हो गई। इसके बाद एनएचएआई के एक अधिकारी ने सख्त लहजे में बात की और कहा कि यदि आपके पास 100 आदमी है तो कंपनी वालों के पास भी 100 आदमी हैं। अधिकारी के इस लहजे से मामला और बिगड़ गया, दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई। एसडीएम साहब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए, गांव वाले यहाँ पे लोग हैं और कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और एसएचओ साहब पूरे पुलिस प्रशासन के साथ थे। वहाँ पे सभी लोग थे, हमारे भी ऑफिस के एनएचएआई के पदाधिकारी और मेरे सीनियर पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। बातचीत करते करते अचानक रामविलास जो भी हैं उन्होंने अपनी उग्रता दिखाई और उग्रता दिखा के मेरे तरफ मुझे मारने के लिए बढ़े। और बात कुछ नहीं थी, बात थी कि उस मकान को रेस्ट एरिया से हटाना था, जो कि 2 दिन पहले कुछ घटना हुई थी हटाने की। एसडीएम साहब अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा बनाते हैं, उनको नोटिस बजाबती दिया गया है, सब कुछ प्रक्रिया में किया गया है, फिर भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। सारे लोग ले चुके, अपना मकान भी हटा चुके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।